दोस्तों, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हम हड़प्पा संस्कृति के वो प्रदाय जो हमारी परवर्ती संस्कृति को हस्तांतरित हुए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हड़प्पा निवासियों ने अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जिया है और उनकी संस्कृतियां, उनके हाव भाव, उनके आयाम हमारी आज तक परवर्ती संस्कृतियों में विद्यमान है। अतः हम जब सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं है, अच्छे से भोगा भी है। कहने का मतलब, अच्छे से केवल जिया ही नहीं है, अच्छे से भोगा भी है। यानी जिया और भोगा दोनों शानदार तरीके से है, दोनों खूबसूरत तरीके से है, जो कि आज हम लोग उस अंदाज में अपने जीवन को सकारात्मक नहीं बना पाते हैं। आप देखते हैं कि आज की हमारी संस्कृति, सभ्यता 21वीं शताब्दी में जा चुकी है, परंतु जो चीज हमारे सिंधु निवासियों के पास थी, वो आज भी हम उस तरीके से उनके जज्बातों में, उनके पुरुषार्थ से वाकिफ तो है, लेकिन ऐसा हम लोग अपने पुरुषार्थों को लगा करके आगे अपने सकारात्मक जीवन को उस तरीके से भोग नहीं पाते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों ने जिया और भोगा इसलिए कि उन्होंने किंचित मात्र भी पुरुषार्थ लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने भौतिकता और अकुंठ आध्यात्मिक हर चीज में वो प्रवीण रहे, हर चीज में वो आगे रहे। आप देखते हैं, मिट्टी की चाहत, मिट्टी का प्रयोग हमारी सिंधु सभ्यता से ऐसा लगता है कि ये आदिकाल नहीं, ये अनादिकाल से इसकी महत्ता रही होगी। और आज भी आप देख रहे हैं वो मिट्टी की महत्ता कहीं हमसे छूटी नहीं है, वो बराबर हमारे साथ पैक भरते हुए चलती चली आ रही है। आप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार से अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को आयाम दिया। यानी सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि गर्भावस्था में भी अलसता, बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं, खिलौने के संग क्रियाकलाप, युवा युवतियों में विनोद, और जब हम वयस्क में पहुंचते हैं तो योगाभ्यास और नीरस जीवन को रुचिकर बनाने के लिए नृत्य कौशल आदि का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को उन्होंने बेहतर तरीके से अपने पुरुषार्थ के दम पर रुचिकर बनाया। उससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु निवासी का जीवन क्षण क्षण
उनकी कला और सूक्ष्म आधुनिकता से भरपूर रहा होगा। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए हमारी परवर्ती संस्कृतियों को प्रदाय के रूप में, विरासत के रूप में वो चीजें हमें सौंपी हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृतियों में भी दो क्षेत्र थे, नगरीय और ग्रामीण। जैसे आज नगरीय क्षेत्र ग्रामीण पर आश्रित होता है, खाद्यान्न सामग्री अगर हमारे रूरल इलाके से नहीं आती है या रूरल इलाका ही हमारी खाद्यान्न आपूर्ति का संसाधन है नगरवासियों का, ठीक उसी प्रकार से वहां भी ऐसे ही था। और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा समाज चातुर्य वर्ण है, आप जरा इसको गौर फरमाइए, देखेंगे कि ये भी सैंधव निवासियों की देन है। सैंधव निवासी के यहां भी इसी प्रकार से चातुर्य वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि समाज कृषि व्यवहार और जैसे कृषि में जुताई करना, खाद्यान्न सामग्री का उत्पादन करना, ये सारी चीजें हमारी सैंधव सभ्यता के प्रदाय से ही तो संबंधित हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बीच में सैंधव सभ्यता का हम लोग पढ़ते हैं पतन, तो सिंधु सभ्यता को इन सब विलक्षण परिस्थितियों से हम इस निष्कर्ष या नतीजे पर दोस्तों पहुंच सकते हैं कि वास्तव में इसका पूर्णतया विलोपन नहीं हुआ होगा। इनके पास एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन था, नगरीय व्यवस्थाएं, हर कुछ इनके पास डेवलप था। आप समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर जब हमारा बाहरी अटैक हुआ, बाहरी आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, तो ये मुख्य स्थान छोड़ करके तटीय स्थानों पर अपना पुनर्वास इन्होंने बना लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिन तक हमारी सैंधव सभ्यता सुसुप्ता अवस्था में रही, क्योंकि जब हमारे पास विदेशी संस्कृति आई तो उन्होंने हमारे यहां के लोगों को विजिट किया, स्वयं को आर्य कहते हुए उन्हें अनार्य कहा और उन्हें अदैवयु, अयज्जवन और शिशन देवा आदि विश्लेषणात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनको हीन बताने का प्रयास किया। लेकिन फिर यह समय अधिक दिन तक नहीं चला और शीघ्र ही उन्होंने हमारे भारतीय लोगों को ब्रातस्य तुम यज्ञ के माध्यम से, जिनको वे अनार्य कह रहे थे दोस्तों, उनको आपस में मिला दिया। ये पहला समागम है जो दो अलग अलग संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है, युग्मित होती हैं। हमारी सारे प्रक्रमों को उन्होंने माना और उनके प्रक्रमों को हम लोगों ने माना। हमारे देवताओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके देवताओं को हमने एक्सेप्ट किया। इस तरीके से फिर यह संस्कृति शहने शहने आगे चलने लगती है।
हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जब आर्यों का आक्रमण होता है तो एक बार तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विलुप्तीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि कबीलाई व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा और हम समय देखते हैं तो एक कठोर केंद्रित राज वंश की नींव पड़ जाती है, राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। यानी अब केंद्रीय प्रशासन जो हमारी सिंधु सभ्यता में था वही यहां भी सिंधु सभ्यता में केंद्रीय प्रशासन का हमें कैसे उदाहरण देखने को मिलता है। मैंने बताया कि वहां से कहीं लिखित साक्ष्य तो है नहीं, यानी हम वहां के कल्चर को देखते हुए, वहां के अवशेषों को देखते हुए, वहां की स्थितियों को देखते हुए हम लोग उसका अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा के हिसार के एक कुड़ाल जिले से 2 मुकुट हमें चांदी के मिले हैं। और फिर हम अपनी सिंधु सभ्यता में देखें, सब एक जैसा सब कुछ मिला हुआ है, यानी हर चीज में एक रूपता है, यानी एक पुरोहित आवास है। हम कह सकते हैं वो शासक का भी होगा। जो व्यवस्थाएं हैं संपूर्ण नगर में थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर जो सिंधु सभ्यता में केंद्रीकृत शासन, एक राज व्यवस्था चल रही थी, वो फिर हमारी वैदिक व्यवस्था तक लागू हो गई। यानी इस प्रकार से इनके अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी जो सैंधव निवासी हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों में वो प्रवीण थे, और उन्होंने वास्तव में अपनी लाइफ को शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से जिया। और अब हम देखेंगे कि भौतिक प्रभाव हमारी संस्कृति को क्या पड़े। भौतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि राजनीति, प्रशासन, नगर नियोजन, घरों का मूल ढांचा, मृदभांड, कृषि पशुपालन, मूर्तिकला, औजार, नाटक, चतुर्वर्गीय विभाजन, स्वच्छता, ये सारी चीजें हमारी सिंधु सभ्यता की जो भौतिक चीजें हैं परवर्ती संस्कृतियों में लगातार काम में आई। जैसे जब हम राजनीति प्रशासन की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि जब राजनीति प्रशासन की बात करते हैं तो हमारी जो संस्कृति में राजनीति है, देखा जाए तो इसका उत्सर्ग हमें सिंधु सभ्यता से ही देखने को मिल रहा है। सिंधु सभ्यता में हमारी उत्कृष्ट राजनीति का नमूना देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही जगह से हमें मुकुट मिलते हैं और संपूर्ण व्यवस्था हमारी यथावत तरीके से, एक मशीनरी के तरीके से, एक नियम के अनुसार चल रही है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी विकेंद्रीकरण नहीं था, एक रूपता। इससे लगता है कि राजनीति प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त था और वो केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था था। और उसके बाद ऋग्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? वसुदैव कुटुंबकम। यानी इन शब्दों को हम देखते हैं कि शायद ये सब हमारी सिंधु सभ्यता से कैरी करके परिलक्षित होती चली आ रही हैं। और उसके बाद जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन में भी हम देखते हैं कि आज हमारे हर प्रशासन के लिए छोटी छोटी जगह पर नगर पालिकाएं व्यवस्थित की गई हैं और नगर पालिका के अपने एक मानक होते हैं, उसके अनुसार नगर के लोग अपने भवनों का निर्माण कराते हैं। आप देखते हैं कि जब सिंधु सभ्यता में नगर पालिका होगी, क्योंकि सभी सड़कें 33 फुट चौड़ी, समकोण पर उनकी गलियों को कटना, सभी के घरों में आंगन और आंगन की चारों तरफ कमरे होना, 4 से 5 कमरे होना, 81 वर्ग मीटर का एक भवन होना, मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं होना, यह हमारी नगर पालिका के प्रशासन की एक रूपता का ही तो परिणाम। एक ही तरफ गली की तरफ, दीवार की तरफ दरवाजे के पल्ले खुलना। उसके बाद जब हम कृषि उत्पादकता की तरफ जाते हैं तो जिस प्रकार से आज, उसी प्रकार से उस समय हम देखते हैं कि खाद्यान्न अधिशेष पर ही आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी। जैसे आप देखते हैं कृषि प्रधान देश हमारा भारत है,
तो उस समय सिंधु सभ्यता भी हमारी कृषि प्रधान हुआ करती थी, यानी उनकी रेवेन्यू का, यानी उनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य अधोपान था वो तो कृषि ही थी। क्योंकि वो दो भंडार गृह, अन्न भंडार गृह, जिनके माध्यम से वो सामान अपने इस्तेमाल करने का लोग रख लेते थे, बाकी का सामान, बाकी का खाद्यान्न सामग्री उन अन्नागारों में रख देते थे, और उस अन्नागारों के माध्यम से वो विदेशों में जाता था, और विदेशों से हम अपने मतलब की चीज उसके विनिमय करके, उसके बदले में हम प्राप्त किया करते थे। दूसरा, हम देखते हैं कि मृत भांडों का आकार विकार, ये भी तो सिंधु सभ्यता का दिया हुआ ही पारितोषिक है। आप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के मृत भांड बनते थे, वो सजावट के लिए भी रखे जाते थे और उनको इस्तेमाल के लिए भी रखा जाता है। आप देखते हैं उसके बाद यही प्रक्रिया हमारी वैदिक काल में चली, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चली, और ज्यादा दूर तक न जाइए, अभी भी चल रही है। आज देखते हैं कि मिट्टी के बने हुए मृत भांडों को आज भी हम लोग अपने सजावट कक्ष में रखते हैं, और बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों को आज हम अपने दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। हमारी पूजन सामग्री से लेकर के हर जगह तक मिट्टी के कलश और मिट्टी की चीजों का इस्तेमाल चला जा रहा है, इस्तेमाल होता आ रहा है, और देखते हैं बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियों के अनुसार हमारे मृत भांड मिलते हैं। ये क्या है? ये सिंधु संस्कृति का प्रदाय ही तो है। इसके बाद आप देखते हैं कि धात्विक मूर्ति कला में आप देखते हैं मिट्टी में मनचाही मूर्तियां सिंधु सभ्यता बनाती थी, जबकि धातुओं में मनचाही आकार नहीं दिया था। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन को एक आनंदित, हर्षोल्लास के साथ, अपने हर पुरुषार्थ और सोच के साथ उसको वैज्ञानिक तरीका देने के लिए हर समय तत्पर रहे। उन्होंने मृत भांडों में मनचाही आकृतियां बनानी चाहिए और बनाई, और उसके बाद फिर दो धातुओं को मिक्स करके भी बनाया, क्योंकि मिट्टी वाली चीजें वो टिकाऊ नहीं हो रही थी, तो उन्होंने दो धातुओं के मिक्सअप करके उनके भी मूर्तियां और पात्र बनाए। दूसरे, आप देखते हैं औद्योगिक जगत में आप देखते हैं कि उनके नगर सारे के सारे नगरीकृत व्यवस्था से पकी ईंटों से निर्मित हैं। यानी इसका मतलब है कि ईंट उद्योग उनका काफी उच्च टेक्नोलॉजी का रहा। 3 प्रकार की ईंटें पाई गई हैं। एक जो लगभग डबल आकार की ईंट पाई गई है, उसको हम लोगों ने अपनी सिंधु सभ्यता से अलग मान लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक वर्ग इन ईंटों के निर्माण में लगा रहा होगा, और वो लोगों के भवनों की ईंट आपूर्ति के लिए एक निश्चित दाम लेकर के उनको ईंटें हैंड ओवर करता रहा होगा। आज ये ईंटों की परंपरा, ये ईंटों का उद्योग आज भी पल्लवित है। आज हमारे देखे भवन सारे तो ईंटों से निर्मित हैं। ये अलग चीज है कि आज वो ईंट सीमेंट के बनने लगे हैं, लेकिन संपूर्ण नगर वही उसी ईंटों से तो निर्मित है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन भी तो हमारी सिंधु सभ्यता की देन है। आप देखिए, काजल, फेस वॉश, कॉस्मेटिक और मनुष्यों के द्वारा
सेव करने का प्रमाण आप देखते हैं मोहनजोदड़ो से स्क्वायर कट दाढ़ी मिली है, साथ में कपड़े में उस्तरा और छुरा भी मिला है। यानी अपने को सौंदर्यमयी दिखाने के लिए उन्होंने हर कुछ किया। तो जहां पुरुषों ने चौकोर दाढ़ी रखनी भी अपनी शान समझी, तो वहीं औरतें भी पीछे नहीं रही। औरतों ने वहां 36 प्रकार का जूड़ा, जो शायद आज के लोग भी उतने प्रकार का जूड़ा लगाना नहीं जानते होंगे, लेकिन जो आज आप चारों तरफ देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जूड़े लगाए हुए, यानी इस संस्कृति में वो सब मिल जाएंगे आज भी। तो ये सारा प्रचलन तो हमारे सिंधु सभ्यता से ही मिल रहा है। उसके साथ हम देखते हैं कि अगर हम आज तरह तरह के रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था से लेकर के अलग अलग तरीके से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बाल्यावस्था में चटक कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब युवावस्था है तो शालीन कलर आ जाते हैं, और जैसे ही वृद्धावस्था में जाते हैं तो फिर एक स्मार्ट कलर आ जाते हैं। ये रंगों की पद्धति तो सिंधु सभ्यता से हमें मिली है। सिंधु सभ्यता में मिला हुआ जो रंगीन कपड़ा है, रंगाई कुंड मिले हैं, वो मजीठ कलर का कपड़ा जो मोहनजोदड़ो से मिला है, आज तक उसका रंग फीका नहीं हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उस प्रौद्योगिकी में वो उस समय बहुत स्ट्रांग थे, जो आज हम 21वीं सदी में आने के बाद भी परफेक्ट तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास कुछ कर गुजरने का ख्वाहिश था। उनके अंदर आलस्य नहीं था। और आज देख रहे हैं कि जब सिंधु सभ्यता के बाद जब हमारे ऋग्वैदिक काल आता है, वहां भी हमारे 4 काम नहीं थे, मोक्ष नहीं था। सिंधु सभ्यता में भी मोक्ष के बारे में ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि वैदिक काल में मोक्ष आया है। पहले तो 3 काम थे। इसी तरीके से जिस प्रकार से ये भौतिक संसाधन की संस्कृति के प्रदाय हम लोगों को प्राप्त हुए, इसी तरीके से अध्यात्म के भी हमारे जो सिस्टम हैं, वो सारे आज की संस्कृति में पल्लवित हैं, चल रहे हैं। आप देखते हैं देवताओं में जो 5 प्रकार के हमारे शिव के नाम का वर्णन है, वो 5 प्रकार के शिव का हमें सिंधु सभ्यता से उल्लेख देखने को मिलता है। हमारी मातृ देवी की पूजा, आदि शक्ति की पूजा हमारे सिंधु सभ्यता से प्राप्त हो रही है। शिवलिंग की उपासना सिंधु सभ्यता से प्राप्त हो रही है। यहां तक कि सर के बल खड़ी हुई स्त्री इस चीज का द्योतक है कि शायद नरक में इस तरह का दंड मिलता है। यानी नरक की चीजों को भी हमारे सिंधु सभ्यता के लोगों में बताया है कि अगर हम नरक में जाते हैं तो किस प्रकार से दंडित होते हैं, जो आज की हमारी पुराणों में विभिन्न प्रकार की आत्माओं को यातनाएं देकर के बताया गया है। और देखते हैं कि जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता में भौतिक चीजों को प्राप्ति करने के लिए पूजा होती, तो आगे भी हो रही है। जल पूजा, जल ही जीवन है। हम लोग कहते हैं
सिंधु सभ्यता से जल पूजा का प्रारंभ देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं होने के कारण भी एक बड़ा स्नानागार मिला। कितना बड़ा? 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा। नीचे दरातीदार ईंटें लगी हुई हैं। दक्षिण पूर्व की तरफ से उसमें नाली है जिससे उसका पानी निकाला जा सके। बगल में कुएं बने हैं जिससे कि वो पानी दोबारा भरा जा सके। चेंज रूम भी है, यानी हम स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है, उससे ये पता चलता है कि हर घर में कुआं होने के कारण बावजूद भी हमें लगता है कि वो लोग जल पूजा में विश्वास करते रहे होंगे और साल में 1-2 बार ऐसे अवसर आते होंगे जब सामूहिक रूप से सब लोग वहां एकत्रित करते होंगे, जल पूजन क्रीड़ा सब करते होंगे। तो यानी जल पूजा तब से लेकर के चली आ रही है। जब हम आज अपने संस्कृति में देखते हैं जल पूजा, आप देख रहे हैं नमामि गंगे, गंगा की आरती करना। दूसरी चीज, हर पूजा हमारी जल से ही तो शुरू होती है। जो उसका बिगनिंग है, जो उसका प्रारंभ है पूजा का। दोस्तों, आप देखते हैं चाहे वो घर में महिला पूजा कर रही हो, चाहे हमारे यहां पंडित आकर के किसी अनुष्ठान का प्रारंभ करा रहे हो, अगर महिला पूजा करती है तो सबसे पहले कलश रखती है। कलश की जगह पूर्ति करने के बाद वो कलश रखती, तो कलश में क्या रखती है? जल रखती है। जल से ही हमें शुद्ध होना है, जल से ही हमें निवेदन करना है और सबसे पहले जल की ही पूजा करना है। जब वो लोटे में रखा जाता है, ऊपर आम का टर्रा रखा जाता है, उसके पास दियाली रखी जाती है, उसके ऊपर चावल होता है, फिर आप फूल, पैसा, मिठाई सब आप उसके अंदर ही तो डालते हैं। यही महिलाएं करते हैं, उसके बाद चिराग जलाती हैं। और यही हमारे पंडित लोग हमारे अनुष्ठानिक प्रक्रिया के प्रारंभ करने के समय करते हैं, यानी कलश पूजा के बाद ही कोई दूसरी पूजा होती है। इसी तरीके से उनका जो आध्यात्मिक में एक पेड़ पौधों वृक्षों की पूजा, आप देख रहे हैं वृक्ष पूजा आज भी तब से लेकर के, यानी हमारे वृक्षों का जो मृदभांडों में अंकन है, उससे यह पता चलता है कि वो लोग आध्यात्मिक रूप से वृक्षों का आदर और सत्कार के साथ साथ उनका पूजन किया करते होंगे। वो आज भी है। आज देखते हैं कि वट वृक्ष, पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, इस तरीके से ये वृक्ष पूजा हमारी सिंधु सभ्यता का प्रदाय ही तो है, और क्या है। उसके बाद हमारा अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो हमारी सिंधु सभ्यता के संस्कृति का ही तो एक अक्षण पर्याय है। जितने तरीके से आज हम अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी अंतिम संस्कार हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सिंधु सभ्यता की चीजें थी, उनके द्वारा किए गए कृत्य थे, किए गए कार्य थे, जिन आयामों के साथ उन्होंने जीवन जिया, उन सारे आयाम आज हमारी संस्कृति में परिलक्षित होते हैं। उनके पास भी संचार के जल संसाधन थे। थल संसाधन में बैलगाड़ी हुआ करती थी, जो हमारी संस्कृति का गौड़ परिचायक है, गौड़ परिचायक है। यानी जब हमारी संस्कृति की बात आती है तो बैलगाड़ी अपरिहार्य है। सिंधु सभ्यता में भी थल मार्ग संचार की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में गाड़ी बैल का ही इस्तेमाल होता था। धातुओं में देखते हैं, तांबा है, कांस्य है, इन सब चीजों का उन्होंने प्रयोग किया और वो हम आज करते चले आ रहे हैं, आज डेवलप करते हैं। हाँ, बस केवल ये चीज है कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी सिंधु सभ्यता का जो प्रदाय है, आज तो हम पल्लवित संस्कृति में उनका हम जो अवलोकन कर रहे हैं, जो अनावरण कर रहे हैं, जो अपने दैनिक नित्य क्रियाओं को जो आगे आत्मसात करके बढ़ रहे हैं, उन हर चीजों में देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की संस्कृति की गौड़ भूमिका है। और हम कह सकते हैं कि हमसे वो बेहतर तरीके से अपनी सभ्यता को सेटल कर रखा था। हमारे पास तो आज गिने चुने नगर हैं। आज 20वीं सदी में आने के बाद हम चंडीगढ़ जैसे को वेल प्लांट सिटी बना पाए थे। रेयर केस में ही हमारे पास ऐसे जगह होंगी जो वेल प्लांट होंगे। अब हम लोग बना रहे हैं, उन लोगों ने तो तब का बना लिया था। तो सिंधु सभ्यता हमारी संस्कृतियों की एक तरीके से माना जाए उनका प्रदाय नहीं, जबकि प्रेरणा के रूप में हम उनको मान सकते हैं। ये अलग चीज है कि हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता काफी देर में चला। यानी 1921 में सबसे पहली बार उससे हम लोग परिचित हुए, जब दयाराम शाहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया। और फिर अगले ही वर्ष 22 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया गया। और इन दोनों स्थलों से वो तस्वीर निकल करके आई, और उसके बाद मिले हुए वहां के अवशेषों से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं ये संस्कृति हमारी संस्कृतियों का मूल है। बीच में कई विद्वानों ने ऐसा बताया कि ये मेसोपोटामिया से अनुप्राणित है, पर ऐसा है नहीं। मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। लिपि अलग है, धार्मिक चीजें अलग हैं, आर्थिक चीजें अलग हैं। हम कैसे कह सकते कि वहां से अनुप्राणित है? हमारे यहां जो हमारी समाज और संस्कृति की जो बसावट है वो भी अनादिकाल से चली आ रही है। प्रागैतिहासिक, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये हमारी अनायास निकल के नहीं आई है, कहीं से अनुप्रेरित नहीं है, बल्कि हमारे यहां की संस्कृतियों का क्रमबद्ध विकास ही हमारी सिंधु सभ्यता है। और उसने आज हमारी इस परवर्ती संस्कृति को अनेक प्रदायों से गौरवान्वित कर रखा है, परिलक्षित कर रखा है, जो कि हमें अपनी जीवन शैली और अपने समाज को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यह सोचना चाहिए कि एक सभ्यता की इतनी चीजें हमें हासिल हुई, हमने क्या नया किया? हमने पुरानी संस्कृति से पल्लवित चीजों को, ट्रांसफर चीजों को, प्रदाय चीजों को किस तरीके से उनको मैंने निखार किया, किस तरीके से निखारा? यानी अगर किसी व्यक्ति को पहले से विरासत में मिली हुई की कोई चीज अगर मिले तो उसमें हमें आगे सुधार करना चाहिए, समय के अनुसार उसको ढाल करके उसको निखारना चाहिए, उसको चमकाना चाहिए,
जिससे कि उसके सकारात्मक रिजल्ट आने लगे, क्योंकि संस्कृति मूल होती है और सभ्यता उस संस्कृति को परिलक्षित करती है। जबकि हम देखते हैं कि समयानुकूल, समय के चलते चलते संस्कृत की बहुत सारी चीजों को एग्जिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको प्रतीकात्मक मान लिया जाता है, लेकिन वो संस्कृत की परछाई तो हमारी सभ्यता के साथ बनी ही रहती है। तो इस तरीके से सारी विवेचना करके हम इस लक्ष्य पर पहुंचते हैं कि वास्तव में सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसने हमें अपने जीवन को, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए सारे आयामों से सुपरिचित कराया है और अपने बाद हर संस्कृति को हस्तांतरित करती गई, जो आज हम तक वो पहुंचे हुए हैं। यानी संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया हमारी सिंधु सभ्यता की प्रदाय मात्र ही है, जिस पर हम लोग आज अपनी जीवन कला को जीने का प्रयास कर रहे हैं और सभ्य होने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी कभी कभी बात आती है, कहते कि अब हम लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अभी आपके अंदर है कि हम पूर्णतः सिविलाइज नहीं हुए, लेकिन सिंधु सभ्यता तो सिविलाइज थी। उसको हम संस्कृत नहीं करके उसको हम सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हम लोगों ने उसके अध्ययन से रूबरू हो चुके हैं। वो वाकई वेल सेटल थी, हर कुछ उच्च स्तरीय था। तो हमें भी, हर व्यक्ति को सिविलाइज होना है और अपने उन मूलभूत चीजों को आगे बढ़ाना है, कैरी करना है, जिससे कि ये हमारी संस्कृति आगे अगली आने वाली संस्कृतियों को प्रदाय के रूप में कुछ न कुछ हस्तांतरित करती रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि आज से 8 वर्ष पूर्व हमारे इस मानव ने अंतरिक्ष में आज की टेक्नोलॉजी का एक जो कैप्सूल बना के भेजा है, कि वो आज से 50,000 अधिक वर्षों के बाद अगर हमारी धरती का पतन होता है तो दोबारा आने वाले मानव के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए एक प्रकाश की किरण दिख सकती है। हम लोग अपनी संस्कृतियों को आगे ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपनी चीजों को आगे हस्तांतरित करने की हमारे अंदर ललक और जज्बा होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे सुस्पष्ट हो गया कि सिंधु सभ्यता ने परवर्ती संस्कृतियों को क्या दिया। यानी कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का प्रदाय परवर्ती संस्कृतियों पर पड़ने वाले प्रभाव से हमने स्पष्ट करा दिया। यही हमारी सिंधु सभ्यता की प्रदाय चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में बराबर चल रही हैं। अगली सिंधु सभ्यता की सूचना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव अलग पोर्शन में बताएंगे, सिंधु सभ्यता का पतन अलग पोर्शन में, अलग वीडियो में बताएंगे, और सिंधु सभ्यता में मिलने वाली सामग्री जो हर एक स्थलखंड में मिली हुई है उनके बारे में एक अलग वीडियो होगा। इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद।